प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। डॉक्टर आम्बेडकर का वो भाषण जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। आखिर बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के बारे में क्या बोले? आने वाले समय में दलितों की स्थिति क्या रहेगा? बाबा साहब से अंग्रेजों क्यों डरते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बाबा साहेब के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बाबा साहेब से जुड़ी तमाम जानकारी आपको पास मिलता रहेगा। और आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें लगातार तेज होती जा रही थी। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये एहसास हो गया था कि अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकता है। इसी के परिणामस्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने, संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए, जो क्रमशः प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शरीक हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण ने कांग्रेस तथा कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवाद और हिंदूपन की जो पोल लंदन गोलमेज सम्मेलन में खोली, ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर आम्बेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर आम्बेडकर का ही हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। आज के इस आर्टिकल में हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में उनके द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण की के एक शब्द को विस्तार से बताने वाले हैं। 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर अंबेडकर लंदन को रवाना हुए, परंतु कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान कर सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया था। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल थे। 1930 की पहली गोलमेज परिषद का उद्घाटन इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने आशा व्यक्त की, यहाँ पर निसंदेह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड को चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर मंजे जिन्ना, मुकुंदराव जयकर और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। प्रथम गोलमेज परिषद में भारत के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब ने इन शब्दों से अपना भाषण शुरू किया था, मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर हैं। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधित्व की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वह सदियों से शोषित हैं और उपेक्षित होता आ रहा है।
सरकार बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए क्या कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी तक नहीं पी सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद है। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है? इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत पहले जैसी थी वैसे ही बदस्तूर जारी है। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी वर्तमान सरकार के स्थान पर जनता के लिए जनता का राज्य चाहते हैं। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपने दुख हम स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि यह वह सरकार थी जिसने पूंजीपतियों पर ध्यान दिया, जमींदारों का ख्याल रखा, परंतु जिसने मजदूर व दलितों की ओर मुंह मोड़ा। वे पहले भी शोषित होते रहे और उपेक्षित ही बनी रहे और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के अंधेरे में किराए और ढके ले जाते रहे। ब्रिटिश सरकार चाहती तो कानून के द्वारा उनकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें चाहिए था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में उसी प्रकार बदलाव लाए जाएं, जिस प्रकार राजनीतिक स्थिति में किए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी संविधान काम नहीं कर सकता जब तक कि वह बहुमत द्वारा ही कार्य न हो। बहुत समय बीत गया जब आप हुक्म चलाकर फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार करता था। अब वह समय लौट गया और मैं अब कभी लौट सकता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अपने तेजस्वी भाषण को जारी रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेदभाव पूर्ण हिंदू समाज की पद्धति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे खास विधान की जरूरत है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अछूत समाज उन्नति कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वक्तव्य से पूर्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक संबंधी समिति को एक पत्र भी दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों की भलाई के लिए नए संविधान में जो अधिकार उन्हें दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो भाषण दिए, मांगे रखी, वे भविष्य में भारत के संविधान की मजबूत नींव रखने में मील का पत्थर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के लिए भर्ती के द्वार खुल गए। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानूनी अधिकार तय कर दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अहम और महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम रहा वो था पूना पैक्ट। डॉक्टर आम्बेडकर के तर्कों को सुनकर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल, जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में महात्मा गांधी और कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विरोध तथा गांधी का आमरण अनशन दलितों के सुनहरे भविष्य को निगल गया। परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ा। बाबा साहेब ने झेला था अछूत होने का दर्द, जानिए क्यों अपनाया बौद्ध धर्म। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते ही दलित समाज को भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सका, वरना पहले उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही किया जाता था। डॉक्टर सौरभा मालवीय
14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव आम्बेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, पर उनके पिता ने अपने मूल गांव अम्बाडवे के नाम पर उनका उपनाम अम्बावडेकर लिखवाया, जो बाद में आम्बेडकर हो गया। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ राजा सयाजी से 25 रुपए मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा। आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। वर्ष 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपए की समस्याएं को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव आम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। आम्बेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूकनायक शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। वर्ष 1936 में भीमराव आम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वह खड़े तो हुए, किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आम्बेडकर समानता पर विशेष बल देते थे।
वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। छुआछूत का आजीवन विरोध। बाबा साहब ने जीवनपयत छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। वह कहते, आप स्वयं को अस्पृश्य न माने, अपना घर साफ रखें, घिनौने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। वह सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे। वह कहते थे, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी जरूरी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। वह राजनीति को जन कल्याण का माध्यम मानते थे। वह स्वयं के बारे में कहते थे, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। वह कहते थे, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। निस्संदेह देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा, इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। आम्बेडकर का बचपन अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक माहौल में बीता था, इस वजह से उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले। वह कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उनके 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय पश्चात 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं।
बाबा साहब ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर ए वीजा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।